हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं वायुमंडल को। क्या दोस्तों हम लोग बोलते हैं वायुमंडल को? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। वायुमंडल जो हमारा की टॉपिक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप लोग देखेंगे ये जियोग्राफी का वायुमंडल एटमॉस्फेयर चैप्टर है। जियोग्राफी का वायुमंडल एटमॉस्फेयर चैप्टर है। अब एटमॉस्फेयर क्या है? जो खाली भाग है हमारी पृथ्वी में, जितनी भी स्पेस, यानी कि जहाँ पे पूरी जितनी खाली भाग है, उसी को हम कह देते हैं वायुमंडल, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो आप लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका होता है। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर किसके कारण रुका होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? एटमॉस्फेयर टिका हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए थोड़ा सा हम लोग नीचे की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं वायुमंडल का संगठन, मतलब कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है? चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एटमॉस्फेयर क्या है? टिका हुआ है हमारे अर्थ पर। तो वायुमंडल का संगठन कहने का यही मतलब है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गैसेस से मिलकर वाटर वेपर, यहाँ पे जलवाष्प भी, फिर धूल कण, ये तीनों चीज़ें और ये सभी मिल करके कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बनाता है। ठीक है दोस्तों, एटमॉस्फेयर किससे किससे बनता है? गैस होती है, उसमें वाटर की वेपर्स होती हैं, धूल कण होते हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर के हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। गैसेस में हमारी आ जाती है नाइट्रोजन। आप लोगों ने तो देखा ही होगा 78% नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन हमारा, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है? 28% ऑक्सीजन और 1% में अदर गैसेस, ऑर्गन। ठीक है, ये सभी गैसेस में पाई जाती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर ओजोन लेयर को O3 बोलते हैं हम लोग, फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पाया जाता है। ठीक है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये इन सभी चीज़ों को कंपोजिशन से हमारी क्या बनती है? एटमॉस्फेयर बनती है। अब आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करते हैं नीचे की ओर। आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ से पढ़ेंगे ओजोन। ओजोन क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों ने क्लास 9-10 में इसको पढ़ लिया होगा, ओजोन क्या होती है। तो दोस्तों, ओजोन क्या होती है देखते हैं। यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा बहुत कम होती है, परंतु यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी मात्रा वायुमंडल में बहुत कम होती है और वायुमंडल में ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ऑल्थो इट्स क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी बहुत लेस होती है, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं दोस्तों। इट एक्ट लाइक अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स द UV रेज ऑफ द सन। यानी कि जो हमारी सूरज से पैराबैगनी किरणें आती हैं हमारे अर्थ पर, वो हमारे शरीर में डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट अर्थ के अंदर ना प्रवेश करे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हार्म करती है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कैंसर्स होते हैं। तो उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो हमारी ओजोन लेयर है O3, ये क्या करती है? हमको प्रोटेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, सन से डायरेक्ट रे आई और यहाँ से ये जो ओजोन लेयर है हमारी, इस ओजोन लेयर ये हमको प्रोटेक्ट करती है। इससे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, ये इससे क्या होती है? इससे फिल्टर होके आती है। ठीक है, ये हमारी ओजोन है। ठीक है, ओजोन की परत है इस तरीके से 20 से 35 किलोमीटर की, यहाँ से यहाँ तक। फिर स्ट्रेटोस्फियर, जो पहली लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। आइए इसको जान लेते हैं, स्ट्रेटोस्फियर क्या होती है। हम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कितनी लेयर्स होती है हमारे अर्थ में, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, लिथोस्फियर। ठीक है, आइए सभी टॉपिक को बारी बारी से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग द सरफेस, सॉरी, इट दीज रेज, if these rays reached the surface then the risk of rapid increase in temperature, blindness and skin cancer arises। अगर ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है डायरेक्ट हमारे अर्थ पर आके पड़ती है, तो इससे क्या होता है? टेम्परेचर यानी तापमान में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब तापमान बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है जब गर्मी बढ़ेगी तो हमारे जितने भी ग्लेशियर हो गए और हमारे जितने भी फ्लोरा है, ये सभी क्या होंगे? ये सूखने लगेंगे, पिघलने लगेंगे, जिससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होंगे। यहाँ पे ब्लाइंडनेस, जब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होगी, धूप, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ब्लाइंडनेस होगी, स्किन कैंसर होगा। ठीक है, आइए 4 पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं।
दिस गैस इज फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। ये जो हमारी स्ट्रेटोस्फियर होती है, ये क्या होती है, ये कहाँ पे पाई जाती है, लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ये जो हमारी ओजोन लेयर है ये O3 यानी लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं फिफ्थ पॉइंट, 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह संघटक में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन ग्रेटर कंसंट्रेशन एट हाई एल्टीट्यूड 20 to 35 किलोमीटर्स। यानी कि जो हमारी ये लेयर होती है ओजोन लेयर, ये 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में ही ये इसका कंसंट्रेशन O3 का पाया जाता है। फिर छठवां पॉइंट क्या है हमारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम जेट प्लेन्स। जो हमारी जेट प्लेन, हवा में जेट प्लेन्स उड़ाई जाती हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड एंड इमिटेड इन एयर कंडीशनर। जो हमारे एयर कंडीशनर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जेट से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में फ्रीज होते हैं, इनमें CFCl क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होता है। ये सभी डैमेज करते हैं, किसको डैमेज करते हैं, ओजोन लेयर को, क्योंकि ये ओजोन लेयर को लगातार डिप्लीट यानी कि डिप्लीशन करते रहते हैं, जिसके कारण ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, डिप्लीट यानी कि धीरे धीरे घटती जा रही है। और जब ओजोन लेयर घटेगी तो जो सन से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी अर्थ पर पड़ती है वो क्या होगी, फिल्टर होकर नहीं आएगी। और जब फिल्टर होकर नहीं आएगी तो बहुत ढेर सारे कारण बन जाते हैं, टेम्परेचर, स्किन कैंसर, अदर मेनी इसी तरीके से बहुत सारी नेचुरल कॉज बन जाते हैं। 7 पॉइंट बोलता है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोजेक्ट 1987 ईस्वी पर सहमति बनी है। तो आइए देख लेते हैं द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 यानी कि 1987 AD में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना। वो किसके कारण था, हैज़ बीन एग्रीड अपॉन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम डिप्लीशन। यानी कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया है, जिसके तहत जो हमारी ओजोन लेयर है इसको सुरक्षा करना ही इसका मेन उद्देश्य था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। अब आइए हम लोग देख लेते हैं ओजोन लेयर किस तरीके से अर्थ में, ये देखिए ये हमारी अर्थ है, यहाँ से 20 इक्वेटर लाइन गई हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसके ऊपर हमारी है आर्टिक और नीचे अंटार्कटिक। आर्टिक और अंटार्कटिक यहाँ पे पोलर रीजन्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, और यहाँ पे पोलर रीजन्स में यहाँ 66.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है दोस्तों, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, आर्टिक और आर्टिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, यहाँ पे पहला ओजोन छिद्र, फर्स्ट ओजोन लेयर यहाँ पे देखा गया कहाँ पे, अंटार्कटिक में। अंटार्कटिक अगर हम लोग मैप में अगर आप लोग देखेंगे तो साउथ में नीचे की ओर हमारा जो वर्ल्ड मैप है, इधर पे साउथ में नीचे की ओर यहाँ पे अंटार्कटिक रीजन मिल जाता है। तो वहाँ पे ओजोन का डिप्लीशन देखा गया कि ओजोन लेयर घट रही है। ठीक है, अब आइए और नीचे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस ह्यूमिडिटी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx प्लस नमी HNO3। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ये सभी एसिड वर्षा कराते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NOx हो गया, ये सभी जब मिलते हैं तो वर्षा कैसी होती है, एसिडिक रेन होती है। जब एसिडिक रेन कैसे होती है, जब हमारी एयर सॉरी जब हमारी जो वर्षा होती है उसका pH लेस देन 5.5 हो जाता है, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है, वर्षा यानी कि एसिडिक रेन होती है। यहाँ पे देखिए अम्ल, यहाँ पे 70% यहाँ पे एसिड होती है और 30% योगदान NOx का होता है। तो वाटर में आइए हम लोग देख लेते हैं, वाटर क्या है, वाटर 3 फॉर्म्स में मेनली पाया जाता है। कौन कौन सी, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड द्रव्य, गैस ही होता है। सॉलिड में क्या होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत हाई होता है, यानी उसमें पकड़ बहुत मजबूत होती है, इसलिए वो कठोर होता है। और यहाँ पे जो हमारा लिक्विड है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच में, एटम्स के बीच में थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो ये लिक्विड होता है। और यहाँ पे जो हमारी गैसेस हैं, गैसेस में एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और ये गैस हमारी होती है जो कि एकदम कंप्रेसिबल भी होती है। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा सॉलिड है, जैसे कि आइस हो गया, बर्फ हो गया, ब्रेक ईंट, जो भी कठोर चीज़ है वो सभी सॉलिड है। लिक्विड में जो फ्लो हो सके वो लिक्विड है हमारी सारी, और यहाँ पे गैस में वाटर वेपर, भाप के रूप में। अब नीचे हम लोग देखते हैं हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यहाँ से जब ये सन है, सन की रेज आती हैं तो हमारा जो पूरा ये अर्थ है इसमें ग्रीन हाउस, बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आइए डिटेल से जानते हैं हम इस टॉपिक को दोस्तों। आइए यहाँ पे देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आइए जान लेते हैं। जो डेजर्ट होते हैं 1% क्या है हमारे अर्थ के अंदर, 1% में डेजर्ट है। ह्यूमिड कितनी है, यानी कि उष्णद्रा ये कितनी है, 4% तक हमारी क्या है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर रेंजेस फ्रॉम
0 to 4%। इसकी जो वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। किसकी? यही है, ये जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, इसकी 0 से 4% तक हमारी मात्रा होती है। दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज़ फाउंड अप टू 4% इन ट्रॉपिकल रीजन एंड अप टू 1% इन डेजर्ट एंड पोलर रीजन। जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, जहाँ पे ठंडी और गर्मी मतलब ठंडी रहती है, गर्मी रहती है, उसके अकॉर्डिंग मौसम चेंज होता रहता है, ना तो ज़्यादा ठंडी रहेगी ना तो ज़्यादा गर्मी रहेगी, इसी को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, ये जो हमारा डेजर्ट है, यहाँ पे पोलर रीजन में 1% होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। जो हमारा ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। इसका मतलब जैसे जैसे ऊंचाई हमारी बढ़ती जाएगी तो हमारा जो भाप होता है, इसका वाटर वेपर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। वाटर वेपर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। जैसे ऊंचाई की जितनी ऊंचाई में हम जाते जाएंगे हमारा भाप क्या होता है, कम होता जाएगा। फिर क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज फाउंड अप टू हाइट ऑफ 2000 मीटर। क्या बोल रहे हैं, जलवाष्प की कुल मात्रा का आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है, यानी कि 2000 मीटर की ऊंचाई, यानी कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो हमारा वाटर वेपर होता है वो हमको मिलता है। अब आइए थोड़ा सा नीचे भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल। जो हमारी पोल्स होती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसके तरफ जो हमारा वाटर वेपर होता है ये क्या होता है, घटने लगता है। क्यों घटने लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी होती है। तो जाहिर सी बात है, जब वाटर वेपर भाप होगा, जहाँ ठंडी हवाएं होंगी और वो जमने लगेगा, नीचे की ओर गिरने लगेगा। 6वां पॉइंट देख लेते हैं। बोलता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर वेपर ठीक है, आल्सो प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कंजर्व्स रेडिएशन हीट। ये भी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वाटर का वेपर है, भाप है, ये भी क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंजर्व करते हैं, रेडिएशन से, हीट से बचाते हैं। अब हम लोग 7वां पॉइंट पढ़ते हैं। 7वां पॉइंट बोलता है, क्या कहता है, वाटर इज फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। अ टोटल ऑफ 0.001% अप्रॉक्स ऑफ द वाटर हाइड्रोस्फीयर इज सेफ इन द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है दोस्तों वाटर, स्फीयर मतलब क्या होता है, अर्थ। जो हमारी अर्थ के स्फीयर में, अर्थ के स्ट्रक्चर में जो जितना पानी पाया जाता है, पानी कितने % होता है हमारी अर्थ में, अप्रॉक्सीमेटली अगर पीने के योग्य देखें तो 3% पीने के योग्य पानी है, और हमारा 27% ब्लू वाटर यानी कि सी वाटर, मैराइन वाटर है, जो कि पीने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे जल है, जितना भी पानी है, वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर में काउंट आ जाता है। तो यही बोल रहा है कि जो जल होता है, जल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल मंडल का कुल 0.01% अप्रॉक्स वायुमंडल में सुरक्षित है। वायुमंडल यानी कि जो हमारी वायुमंडल है, एटमॉस्फियर में जल कितने % है, 0.01%। यानी जो बारिश का पानी जो ऊपर भाप के फॉर्म में जमा होता है, ऊपर कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश होती है, वो 0.01% वहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप बताइए। ये मेरी पहली क्लास थी वायुमंडल, एटमॉस्फियर की। ऐसे ही हम लोग नए नए टॉपिक में बात करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ें और जय हिंद, जय भारत।